औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अमीर है खैर से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है EMT2 का ऑनलाइन सीरीज़ का BS थर्ड टर्म मॉर्निंग। और आज हमने जो है वो डैम्प्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या हार्मोनिक ऑसिलेशंस जो हैं उनको स्टडी करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस को डिटेल के साथ स्टडी किया था और उसके अंदर हमने ये स्टडी किया था कि जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट के अंदर, जो कि LC सर्किट है, वो टोटल एनर्जी ऑफ द सर्किट जो है वो कांस्टेंट रहती है और एनर्जी जो है वो इंडक्टर और कैपेसिटर के दरमियान में जो है वो ऑसिलेट करती रहती है। यानी कि जब हमारे पास सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस स्टूडेंट्स, ये कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था तो उसकी वजह से मीटिंग जो है वो डिसकनेक्ट होगी, तो लिहाजा हम दोबारा शुरू करते हैं। तो मैं ये आपको बता रहा था कि हम डैम्प्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस आप आज पढ़ेंगे। तो आपने जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस स्टडी किया था तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस के अंदर भी हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि जब फ्रिक्शन ऑफ एयर को आप इंक्लूड कर देते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो जो आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी जो ऑसिलेशंस हैं वो विद पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता डाई आउट होना शुरू हो जाती हैं। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस हार्मोनिक ऑसिलेशंस क्यों डाई होना शुरू होती हैं? ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एयर, जो कि फ्रिक्शन ऑफ एयर प्रेजेंट है इन द एनवायरनमेंट। यानी कि जिस जगह पर आपने अपना सिंपल पेंडुलम रखा हुआ है या आपने अपना स्प्रिंग मास सिस्टम रखा हुआ है तो वहाँ पर जारी ऑब्वियसली एयर प्रेजेंट है और एयर जो है वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो है वो ज़रूर ऑफर करेगी टुवर्ड्स द मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं डैम्पिंग। ठीक है, यानी कि डैम्पिंग वो इफेक्ट है कि जिससे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उसकी ऑसिलेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता विद पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डाई आउट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब यही चीज़ जो है इसको हमने स्टडी करना है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट। तो हमने अभी जो पिछला सर्किट स्टडी किया था वो LC सर्किट, इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट स्टडी किया था, उसके अंदर हमने रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। ठीक है, रेजिस्टेंस R, आपको पता है ना कि जो DC सर्किट होता है उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। DC सर्किट के जो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं उनमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं। तो अभी प्रीवियसली जो हमने सर्किट स्टडी किया था उस सर्किट के अंदर हमने जो है वो रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं किया था। तो अब अगर हम
रेजिस्टेंस को इंक्लूड करें, क्योंकि एक्चुअली कोई भी जो रियल सर्किट होता है उसके अंदर हमेशा जो रेजिस्टेंस है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एज रेजिस्टेंस आर is always present in any real LC सर्किट। तो कोई भी जो रियल LC सर्किट है, ठीक है, उसके अंदर रेजिस्टेंस जरूर होती है। देखिए आप एक बात याद रखें कि जब इलेक्ट्रॉन्स किसी सर्किट में मूव करेंगे तो उस सर्किट का जो मटेरियल है उसके अंदर एटम्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे होते हैं तो वो उन एटम्स के साथ टकराते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन उन एटम्स के साथ टकराएंगे तो उन एटम्स की वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। इसका मतलब है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हीट डेसिपेट होगी, हीट निकलेगी, लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो कोई भी जो रियल सिस्टम है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपके पास रियल सिस्टम है जिसको आपने एलसी सर्किट का नाम दिया है, वो एलसी सर्किट जो है उसके अंदर हमेशा एक रेजिस्टेंस जो है वो प्रेजेंट होती है ड्यू टू द मोशन ऑफ एटम्स। तो जो हमारे पास एनर्जी यू है टोटल, हमने कल हमने जो केस स्टडी किया था वो आइडियल केस था, यानी कि उसके अंदर हमने उस केस के अंदर वो जो एलसी सर्किट आपने स्टडी किया था उसके अंदर हमने कोई रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट की इंक्लूड नहीं की। तो हमने ये कहा कि जब कोई रेजिस्टेंस इंक्लूडेड नहीं है सर्किट की तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो होल्ड कर रहा है, और आपका सिस्टम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन एक्चुअली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन है ये कांस्टेंट इनकी एनर्जी नहीं रहती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर लॉन्गर टाइम्स। तो ये लॉन्गर टाइम्स के लिए ये कांस्टेंट जो है वो नहीं रहती, क्योंकि जो रेजिस्टेंस मौजूद है सर्किट के अंदर उसकी वजह से इस एनर्जी में डेसिपेशन आना या इसका लॉस होना जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एनर्जी है U, ये क्या हमारे पास 1/2 LI² सर्किट की और Q²/2C। ठीक है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ du/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये एनर्जी जो है ये कांस्टेंट नहीं रह रही, ये एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता डेसिपेट हो रही है, ये एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है जी, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, और अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा du/dt इज इक्वल टू 1/2 LI di/dt प्लस 1/2 Q/C dQ/dt। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, और इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि du/dt इज इक्वल टू LI di/dt प्लस Q/C dQ/dt। ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी आ गया। तो आपको एक बात का पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी एक्चुअली पावर होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक सर्किट की
पावर होती है, यानी कि ये du/dt क्या है, du/dt इज एक्चुअली द पावर p, और हमें पता है कि पावर जो है वो I² R के बराबर होती है। और इसके साथ एक हम नेगेटिव का साइन इंट्रोड्यूस करवा देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से पावर पर यूनिट टाइम जो है वो डिक्रीज कर रही है, वो डिके कर रही है, वो डेसिपेट हो रही है, उसके अंदर डैम्पिंग का इफेक्ट जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप जो ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, यहां पर -I² R क्या है, ये इंटरनल एनर्जी है ऑफ द रेजिस्टर। ये रेजिस्टर की हमारे पास इंटरनल एनर्जी है डेसिपेटेड एज हीट, जो हीट की फॉर्म में डेसिपेट हो रही है या ज़ाया हो रही है। तो हमें यहाँ पर पता है कि इस इक्वेशन के अंदर I जो है वो dq/dt के बराबर है। तो अगर I जो है हमारे पास ये dq/dt के बराबर है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, du/dt इज इक्वल टू Li/di/dt। तो ये आ जाएगा I + IQ/C। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं we can write this equation as बल्कि du/dt की जगह पर हम लिख देंगे I² R, हम लिखेंगे इसको Li/di/dt + IQ/C माइनस I² R। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब यहां से ये I कैंसिल हो जाएगा, तो LdI/dt + Q/C माइनस IR आ जाएगा, और इसको इस तरफ ले आए तो LdI/dt + Q/C + IR इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये आ जाएगी। अब इसमें I जो है आपके पास I जो है हमारे पास ये बराबर है dq/dt के, तो L d/dt इंटू dq/dt प्लस Q/C प्लस IR इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि L d²Q/dt² प्लस Q/C प्लस IR इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम कहते हैं कि दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशंस की इक्वेशन आ गई। ये क्या है, ये डैम्प्ड, दिस इज दी इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड LC ऑसिलेशंस। ये जो डैम्प्ड LC ऑसिलेशंस हैं, ये उनकी इक्वेशन जो है ये हमारे पास आ गई है। ठीक है, अच्छा, इसको यहां पर भी I को, इस पूरी इक्वेशन को Q में कन्वर्ट कर लें, तो L d² Q/dt²
प्लस क्यू ओवर सी प्लस आर डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एल डी स्क्वेयर क्यू ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस आर डी क्यू ओवर डी टी प्लस क्यू ओवर सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड एल सी ऑसिलेशंस है। तो अगर हम इसके अंदर आर को 0 पुट कर दें, ठीक है, अगर ये जो इक्वेशन है इसके अंदर आर को 0 पुट कर दें तो ये वही इक्वेशन बन जाएगी विदाउट डैम्पिंग वाली। ठीक है, अगर आप आर को यहाँ पर 0 कर दिए तो ये टर्म यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो एल स्क्वेयर डी स्क्वेयर क्यू ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस क्यू ओवर सी, तो ये सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस की इक्वेशन बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डैम्पिंग का इफेक्ट जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, यहाँ पर डैम्पिंग के इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल आर है। ठीक है, रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर ऑफ द सर्किट is actually responsible for the damping of electromagnetic oscillations। तो ये जो इंक्लूजन है आर का रेजिस्टेंस का, ये इंक्लूजन जो रेजिस्टेंस का है एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ये ऑसिलेशंस जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट की जो ऑसिलेशंस हैं उनके अंदर डैम्पिंग का प्रोसेस जो है उसको प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि रेजिस्टेंस की वजह से जब कोई भी रियल सर्किट जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़रूर होती है, और रेजिस्टेंस क्यों होती है, ड्यू टू एटम्स ऑफ द मटीरियल ऑफ द सर्किट। तो वो एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की मोशन के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर ज़रूर करते हैं, और वो जो रेजिस्टेंस एटम्स ऑफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उसकी वजह से एटम्स की वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड, जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन जाके एटम्स के साथ टकराते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स जाके एटम्स के साथ टकराते हैं तो एटम्स को वो अपनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जब एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपना मोमेंटम और एनर्जी एटम्स को देते हैं, और जब एटम्स इनका मोमेंटम एनर्जी लेते हैं तो एटम्स, हमें पता है कि किसी भी मटेरियल के अंदर अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो एटम्स की जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी एटम्स की बढ़ती है तो सिस्टम आपका, सर्किट जो है आपका, वो हीट अप होना शुरू हो जाता है। यानी कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो हीट एनर्जी जो है वो सर्किट में से लॉस होती है, डेसिपेट होती है, जिसकी वजह से सर्किट के अंदर डैम्पिंग का प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। तो दिस इज द फिजिकल फिनोमेना विच इज गोइंग ऑन देयर। ठीक है, जो कि यहाँ पर हो रहा है। अब आप देखें कि जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है एल डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू ओवर डी टी प्लस क्यू ओवर सी, इसका सोल्यूशन जो है दैट इज क्यू एम ई की पावर माइनस आर ओवर 2l टी कॉज ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस फाई, ये इसका सोल्यूशन है। ओमेगा प्राइम इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, क्यू चार्ज है, क्यू है मैक्सिमम चार्ज है, टी टाइम है। सारी बात है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ओमेगा प्राइम है, ठीक है, ये यहाँ पर जो हमारे पास ओमेगा प्राइम है, ये ओमेगा प्राइम जो है ये हमारे पास ओमेगा स्क्वेयर माइनस आर ओवर 2l का स्क्वेयर के अंडर रूट के बराबर है। और यहाँ पर ये के ओमेगा क्या है, दिस इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और ओमेगा प्राइम क्या है,
ओमेगा प्राइम जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस है, ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। देखें यहां पर R/2L का फैक्टर आ रहा है, ये R/2L का फैक्टर जो है ये इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर एक्चुअली डैम्पिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इसी इक्वेशन के अंदर R को 0 कर दें, ठीक है, यहां पर R को आप 0 कर दें तो ओमेगा प्राइम ओमेगा स्क्वेयर माइनस 0/2L का स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर अंडर रूट, ये तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू ओमेगा। तो अगर R 0 है तो फिर तो ओमेगा प्राइम ओमेगा के ही बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की ऑसिलेशंस की, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर R/2L का जो फैक्टर है एक्चुअली दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डैम्पिंग फैक्टर, ठीक है। R/2L जो है R/2L it is the damping factor in the electromagnetic oscillations of LC सर्किट। तो R/2L जो है ये डैम्पिंग फैक्टर है। अगर R/2L में R को आप 0 कर दें, रेजिस्टेंस को खत्म कर दें, तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस ही एक्चुअली डैम्पिंग क्रिएट कर रही है सर्किट के अंदर। तो अगर आप रेजिस्टेंस को ही सर्किट में से खत्म कर देंगे तो फिर तो वहां पर कोई भी डैम्पिंग का फैक्टर नहीं रहेगा। तो एक्चुअली R/2L जो है ये डैम्पिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर आ रहा है। अब आप देखिए कि अगर R को 0 करते हैं तो ओमेगा प्राइम आपके पास ओमेगा के बराबर आ जाता है। और ओमेगा क्या है, ओमेगा हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जो हमने कल कैलकुलेट की थी 1/LC, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर R 0 है तो फिर ओमेगा प्राइम भी 1/LC अंडर रूट के बराबर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। और हमें इस बात का भी पता है कि हमारे पास F जो है वो ω/2π के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1/2πLC अंडर रूट, दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर हमने यही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन द केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस कैलकुलेट करनी है तो फिर आप देखेंगे हमारे पास फार्मूला क्या होगा, फिर हमारे पास फार्मूला होगा F प्राइम ओमेगा प्राइम ओवर 2π। फिर हमारे पास जो है वो ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ओमेगा प्राइम की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो 1/2π अंडर रूट हमारे पास 1/LC माइनस R/2L का स्क्वायर, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब ये फ्रीक्वेंसी जो है ये आपके पास डैम्पिंग के साथ आ रही है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं F प्राइम 1/2π 1/LC माइनस R²/4L²। So this is the frequency this is the required frequency for the
डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो ये हमारे पास जो है ये रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी आ गई है किसकी, डैम्प्ड ऑसिलेशंस की। ठीक है जी। तो अब हमने अगर हम इसको सारे टॉपिक को समराइज करें तो आप देखें कि प्रीवियसली हमने यही चीज़ स्टडी की थी कि जो एनर्जी होती है आपकी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटिंग सर्किट की, वो एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है और एनर्जी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक के दरमियान में ऑसिलेट करती रहती है। वो हमने एक्सप्रेशन जो है उनको कैलकुलेट करके देखा। ठीक है, हमने उसको मैथमेटिकली प्रूव किया और उसके साथ उसको ग्राफ से भी रिप्रेजेंट किया। और जब हमने ग्राफ बनाया तो हमने ये शो किया कि जिस जगह पर मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी मिनिमम होती है, और जिस जगह पर इलेक्ट्रिक एनर्जी मिनिमम होती है वहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है। और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो कांस्टेंट रहता है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि हमने ये कहा कि कोई भी जो रियल एलसी सर्किट होता है, हमें वो जो पिछला एलसी सर्किट था वो आइडियल एलसी सर्किट कंसिडर किया था, और उस सर्किट के अंदर हमने जो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट है उस रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट को इंक्लूड नहीं किया था। तो लिहाजा जब हमने रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट को इंक्लूड नहीं किया था तो फिर सर्किट के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, लिहाजा हमने जब कैलकुलेशंस की तो वो कैलकुलेशंस ने हमें ये शो किया कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो होल्ड कर रहा है, और यहाँ पर कोई भी एनर्जी की डेसिपेशन या एनर्जी का इस सिस्टम के अंदर कोई लॉस नहीं हो रहा। और हमने वहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की तो हमें पता चला कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है कि जिसके ऊपर जो RLC सीरीज सर्किट आपका उसके मैक्सिमम करंट जो है वो पास करती है। वो आपने FR1/2πLC अंडर रूट जो है उसको कैलकुलेट करके देखा। उसके बाद आज हमने जो डिस्कशन की है, आज हमने डिस्कशन किया कि अब हमने ये कहा कि चूँकि एक्चुअल रियल एलसी सर्किट की हमने बात की है। ठीक है, आज हमने जो बात की है वो एक्चुअल रियल एलसी सर्किट की बात की। देखें, आपको इस बात का पता है कि जो रियल सिस्टम होता है उसके अंदर हमेशा रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद होती है। कोई भी जो रियल सिस्टम होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा मौजूद होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो एलसी सर्किट है इसमें जो इंडक्टर और कैपेसिटर हैं, इनका जो मटेरियल है इसके अंदर एटम्स होते हैं, और वो एटम्स जो हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और जब सर्किट में से हम सर्किट को सोर्स देते हैं करंट की, और करंट जो है वो सर्किट में से पास करना शुरू करता है। ठीक है, जब सर्किट में से करंट जो है वो पास करना शुरू करता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोलाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं विद द एटम्स ऑफ द मटेरियल। और वो जो एटम्स हैं वो जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी और मोमेंटम उन एटम्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वो एटम्स जो हैं उनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर लेते हैं। तो जब उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है तो उसके बाद वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट पैदा होती है, और वो हीट जो है वो सिस्टम में से लॉस होती है। तो व्हाट इज़ दिस, अब ये जो एलसी सर्किट है इसमें आपने रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर दिया, और जब आपने रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर दिया तो यहाँ पर इस एलसी सर्किट के अंदर एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है इन दी फॉर्म ऑफ हीट, या आप कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो डेसिपेट हो रही है इन दी फॉर्म ऑफ हीट।
हीट की फॉर्म में एनर्जी जो है वो डेसिपेट हो रही है, जिसकी वजह से अब आपका जो LC सर्किट है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो होल्ड नहीं कर रहा, क्योंकि एनर्जी जो है उसका लॉस होना शुरू हो गया। तो ये जो एनर्जी का लॉस हो रहा है यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, डैम्पिंग। तो ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस हैं उनके अंदर डैम्पिंग जो है वो आ गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपने डैम्पिंग की इक्वेशन कैलकुलेट की है वो बिल्कुल सिमिलर है उस इक्वेशन के कि जो डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर की आपने कैलकुलेट की थी वेव्स एंड ऑसिलेशन के चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अब इन ऑसिलेशंस के अंदर रेजिस्टेंस की वजह से डैम्पिंग का इफेक्ट जो है वो आ गया। तो सिंपली आप अगर ब्रीफली सारी डिस्कशन को, ये जितना मैंने बोला है, अगर मैं इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करूँ तो मैं यूँ कहूँगा कि रेजिस्टेंस जो है वो किसी LC सर्किट में एक्चुअली डैम्पिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब कल जो है हम फिर इंशाल्लाह ताला इसका लास्ट आर्टिकल जो है वो स्टडी करेंगे, वो है फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस। ठीक है, इसको जैसे आपने चैप्टर जो था ऑसिलेशंस का, वेवल ऑसिलेशन का, वहाँ पर भी एंड के ऊपर आपने फोर्स्ड ऑसिलेशंस जो हैं उनको स्टडी किया था। इसी तरह हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस के अंदर भी फोर्स्ड ऑसिलेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पे कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।